नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं राकेश याग आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल एक्सीलेंट गुरु पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आनुवंशिक विज्ञान के अगले पार्ट के बारे में। हमारी 67 क्लास हो चुकी हैं। आज हम बात करेंगे 68 नंबर क्लास के बारे में। अगर आपने पहले स्टार्टिंग की वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले आप स्टार्टिंग की वीडियोस देख लीजिए, जिससे कि आपको अच्छे से पीछे का कवर हो जाए और आपको ये जो टॉपिक मैं आपको करवाऊंगा ये आपको अच्छे से समझ में आ जाए। दोस्तों, एक सीक्वेंस से चलना पड़ता है, एक सीरीज से चलना पड़ता है साइंस को पढ़ने के लिए। और सीरीज से पढ़ोगे साइंस को तो आपको याद होगी, 100% आपको याद होगी। ये मैं आपसे दावा करता हूँ, ये आपसे मैं वादा करता हूँ। दोस्तों, मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें और कमेंट किया करें। ऑफलाइन कमेंट करने से मोटिवेशन मिलता है और कमेंट जरूर कर दिया करें, है ना, जिससे कि अच्छे से मैं आपके सामने पढ़ा सकूं। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही अद्भुत वीडियो आज का होने वाला है। बस आप अंत तक वीडियो को के अंदर बने रहिए और अच्छे से अपनी तैयारी को मजबूत तरीके से कीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं मेंडल के नियमों के बारे में। जैसा कि आपको पता है मेरे दोस्तों, मेंडल के नियमों के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, मेंडल के नियमों के बारे में। और मेंडल के कितने नियम पढ़ लिए थे दोस्तों? मेंडल का हमने एक नियम पढ़ लिया था। कौन सा नियम? प्रभाविता का नियम। कौन सा नियम पढ़ लिया था? प्रभाविता का नियम हमने पढ़ लिया था। प्रभाविता के नियम के बारे में हमने चर्चा कर ली थी अच्छे से, और प्रभाविता का नियम आपको समझ में भी आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो आप पीछे का वीडियो देख लीजिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। इसके बाद इसका जो दूसरा नियम है दोस्तों मेंडल का, ग्रेगर जॉन मेंडल का, उसका नाम है पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम, पृथक्करण का नियम, पृथक्करण का नियम। और इसे ही क्या कहा जाता है? इसे ही कहा जाता है युग्मकों की शुद्धता का नियम। तो चलिए आज बात करते हैं किसके बारे में? पृथक्करण के नियम के बारे में। किसके बारे में? पृथक्करण के नियम के बारे में चर्चा करते हैं। ध्यान से समझना दोस्तों, सभी ये जो नियम है ये नियम आपसे पूछे जा सकते हैं। एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन आएगा वो मैं आपको बताऊंगा, टेंशन मत लो, बस आप अच्छे से इसकी तैयारी करो। बात करते हैं पृथक्करण के नियम की। तो पृथक्करण के नियम में समझना है आपको कि मान लो हमारे पास दो लक्षण हैं। क्या है? हमारे पास दो लक्षण हैं। समझना, पहले एक बात समझना, फिर मैं आपको बता दूंगा पृथक्करण का नियम होता क्या है। मान लो हमारे पास कितने लक्षण हैं? दो लक्षण हैं। और इन लक्षणों का हमने क्या करवा दिया? आपस में संकरण करवा दिया। क्या करवा दिया? इनका आपस में संकरण करवा दिया। संकरण का मतलब इनको आपस में क्या कर दिया हमने? मतलब क्रॉस करवा दिया, है ना। क्रॉस करवाने पर इससे हमें क्या प्राप्त हुई? प्रथम पीढ़ी प्राप्त हुई। क्या प्राप्त हुई? प्रथम पीढ़ी प्राप्त हुई। ध्यान रखना, मैंने क्या बताया कि जो पृथक्करण का नियम है, पृथक्करण के नियम में हमें क्या करना है? दो लक्षणों को लेना है। अब वो दोनों लक्षण लंबाई के भी हो सकते हैं, वो दोनों लक्षण रंग के भी हो सकते हैं, वो दोनों लक्षण पुष्प के भी हो सकते हैं, किसी के भी वो दो लक्षण हो सकते हैं। हमें दो लक्षण लेने हैं और दो लक्षणों को हमने आपस में क्या करवा दिया? संकरण करवा दिया। संकरण करवाने के बाद हमें क्या प्राप्त हो गई? इनकी पहली पीढ़ी प्राप्त हो गई। कहने का मतलब हमने क्या करवाया? इस प्रकार से दो लक्षणों का आपस में संकरण करवा दिया। ये एक लक्षण था लंबाई का और ये बौनेपन का लक्षण था। इनका आपस में हमने क्या करवा दिया? क्रॉस करवा दिया। और इनका क्रॉस करवाने पर हमें क्या प्राप्त हुआ? इनकी संतान प्राप्त हो गई। क्या प्राप्त हो गई? संतान प्राप्त हो गई। और इसी संतान को हम क्या बोलते हैं? प्रथम पीढ़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? प्रथम पीढ़ी बोलते हैं। इसको ही हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं F1 पीढ़ी। इसी को हम बोलते हैं संतति पीढ़ी। क्या बोलते हैं? संतति पीढ़ी। दो लक्षणों का संकरण करवाने पर हमें प्रथम पीढ़ी प्राप्त हो गई। अब प्रथम पीढ़ी में जो संतान उत्पन्न हुई थी, प्रथम पीढ़ी में हमें जो संतान उत्पन्न हुई थी, और यहाँ पर संतान कितनी उत्पन्न होती हैं? 4 संतान उत्पन्न होती है। कैसे? वो मैंने आपको कल भी बताया था। इस टी का हम इसके साथ करवाएंगे तो टी और टी बनेगा। फिर इसका हम इसके साथ करवाएंगे तो क्या बनेगा? टी और टी बनेगा। फिर हम इसका इसके साथ करवाएंगे तो टी और टी बनेगा। इसका हम इसके साथ करवाएंगे तो क्या बनेगा? टी और टी बनेगा। इसका मतलब कितनी संतानें प्राप्त होती हैं? 4 संतानें प्राप्त होती हैं। फिर हमें, ये हमारी कौन सी पीढ़ी है? ये हमारी प्रथम पीढ़ी है। ये हमारी कौन सी पीढ़ी है? F1 पीढ़ी है। अब हमें क्या करना है? अगले स्टेप में क्या करना है? अगली स्टेप में F1 पीढ़ी में जो हमें संतान प्राप्त हुई थी, उन संतानों का आपस में क्या करवाना है? संकरण करवाना है। उन संतानों का आपस में संकरण करवाना है। उन संतानों का संकरण करवाने का मतलब उनका क्या करवाना है? स्वपरागण करवाना है। क्या करवाना है? उनका स्वपरागण करवाना है। ध्यान रखना, प्रथम पीढ़ी की जो संतान है, प्रथम पीढ़ी के जो लक्षण हैं,
प्रथम पीढ़ी के जो लक्षण हैं उन लक्षणों का हमें क्या करवाना है, उन लक्षणों का हमें करवाना है स्वपरागण। क्या करवाना है? स्वपरागण करवाना है। और स्वपरागण का मतलब क्या होता है? दो समान लक्षणों का संकरण, दो समान लक्षणों का संकरण, दो समान लक्षणों का संकरण, दो समान लक्षणों का आपस में संकरण यानी क्रॉस करवाना क्या कहलाता है दोस्त? स्वपरागण कहलाता है। क्या कहलाता है? स्वपरागण कहलाता है। तो यहां पर देखो दो समान ही तो हैं, यहां पर तो दो अलग अलग थे, ये तो परपरागण था, ये दोनों अलग अलग थे, ये तो लंबाई का था, ये बौनेपन का था। और यहाँ पर तो देखो इसके जीन एक जैसे ही हैं, इसके जीन भी एक जैसे हैं, इसके भी एक जैसे हैं। कहने का मतलब इसमें टीटी और टीटी दोनों समान है, क्योंकि इसमें भी स्मॉल टी है, इसमें भी स्मॉल टी है, इसमें भी कैपिटल है, इसमें भी कैपिटल है, तो ये दोनों समान हैं। इन दोनों का आपस में संकरण करवाएंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्वपरागण बोलेंगे। तो मैंने क्या बताया? इस पृथक्करण के नियम को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले में दो लक्षणों को लेना है और उन दो लक्षणों का आपस में संकरण करवा के हमें क्या प्राप्त करनी है? प्रथम पीढ़ी प्राप्त करनी है। प्रथम पीढ़ी में हमें जो लक्षण प्राप्त होते हैं उन लक्षणों का हमें क्या करवाना है मेरे प्यारे दोस्त? स्वपरागण करवाना है, यानी उन दो समान लक्षणों का आपस में क्या करवाना है? संकरण करवाना है। जैसे ही हम क्या करवाते हैं, उनका वापस से स्वपरागण करवाते हैं, हम वापस से स्वपरागण करवाते हैं तो हमें वही लक्षण वापस प्राप्त हो जाते हैं। हमें कौन से प्राप्त हो जाते हैं? वही लक्षण वापस प्राप्त होते हैं जिनका हमने शुरू में संकरण करवाया था, संकरण करवाया था। अब समझना इस बात को, यही हमारा नियम है पृथक्करण का नियम या फिर युग्मकों की शुद्धता का नियम। समझना कैसे? इसमें क्या बताया है कि जैसे ही दो लक्षणों का हम संकरण करवाएंगे तो हमें प्रथम पीढ़ी प्राप्त होगी, और प्रथम पीढ़ी के लक्षणों का हम स्वपरागण करवाते हैं तो स्वपरागण करवाने पर हमें वापस वही लक्षण प्राप्त हो जाता है जिनका हमने स्टार्टिंग में क्या करवाया था बच्चा? स्टार्टिंग में हमने क्या करवाया था? संकरण करवाया था। वही वापस हमें क्या प्राप्त हो जाते हैं? लक्षण प्राप्त हो जाते हैं। कैसे प्राप्त होते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। अभी मैं आपके सामने इसको पेश कर देता हूं, फिर आपको समझ में आएगा। चलिए यहां पर बताता हूं मैं आपको। समझना, हमने स्टार्टिंग में किस किस का संकरण करवाया था? हमने इस डबल टी यानी कैपिटल टी का और स्मॉल टी का संकरण करवाया था। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है अलग से। अब की बार हमें क्या करना है? अब की बार हमें इसका और इसका स्वपरागण करवाना है। तो चलो यहां पर करवा के देखते हैं हमें क्या प्राप्त होता है। इनका आपस में क्या करवाते हैं? स्वपरागण करवाते हैं। फिर हमें देखना है क्या प्राप्त होता है। देखो टी और टी का हम स्वपरागण करवाएंगे आपस में, तो इससे हमें क्या प्राप्त होगा? इससे हमें प्राप्त होगा टी, और इस टी को इस टी से करवाएंगे तो डबल टी, ये प्राप्त होगा। फिर हम इसको इससे करवाएंगे तो ये बड़ा टी है, ये छोटा टी है। फिर हम इसको इससे करवाएंगे तो बड़ा टी छोटा टी, और इसको हम इससे करवाएंगे तो छोटा टी। अब ध्यान से देखना बच्चा, इसको देखना ध्यान से और इसको देखना ध्यान से। हमें वही लक्षण वापस से प्राप्त हो गया जिनका हमने स्टार्टिंग में क्या करवाया था? संकरण करवाया था ना, संकरण इन्हीं का स्टार्टिंग में, और यही लक्षण हमें वापस से प्राप्त हो गए। कौन सी पीढ़ी के अंदर दोस्तों? F2 पीढ़ी के अंदर। कौन सी पीढ़ी के अंदर? F2 पीढ़ी के अंदर वही लक्षण हमें प्राप्त हो गए जिनका हमने स्टार्टिंग में क्या करवाया था? स्टार्टिंग में हमने उनका संकरण करवाया था। दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब लक्षणों की शुद्धता बनी हुई है, लक्षण गायब नहीं हुए, लक्षण की शुद्धता अभी भी बनी हुई है। कहने का मतलब ये शुद्ध लक्षण है। ये क्या है? शुद्ध लक्षण है। इसीलिए ये वापस पैदा हो गया। ये भी शुद्ध लक्षण है, इसीलिए ये वापस पैदा हो गया। देखो यहां पर पैदा हुआ ना वापस, इसका मतलब ये शुद्ध लक्षण है। इसका मतलब लक्षणों की शुद्धता बनी रहती है, और इसीलिए पृथक्करण के नियम को क्या बोलते हैं? शुद्धता का नियम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? शुद्धता का नियम भी बोलते हैं। किसकी शुद्धता का? युग्मकों की शुद्धता का। युग्मकों की शुद्धता का। युग्मकों की शुद्धता का नियम। युग्मकों की शुद्धता का नियम किसको कहा जाता है? पृथक्करण के नियम को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों इसमें लक्षणों की शुद्धता बनी रहती है, लक्षण गायब नहीं होते, लक्षण दूसरी पीढ़ी में वापस प्राप्त हो जाते हैं। इसका मतलब लक्षणों की शुद्धता बनी रहती है, इसीलिए युग्मकों की शुद्धता का नियम भी बोलते हैं। युग्मक का मतलब होता है दोस्तों, इसी को युग्मक बोलते हैं। एक युग्मक ये हो गया, एक युग्मक ये हो गया, है ना। युग्मक का मतलब जोड़ा, है ना। तो जोड़ों यानी लक्षणों के जोड़े की क्या बनी रहती है? शुद्धता बनी रहती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? युग्मकों की शुद्धता का नियम बोलते हैं।
अब क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि निम्न में से पृथक्करण से संबंधित बात कौन सी है, तो क्वेश्चन दे देगा कि युग्मकों की शुद्धता का नियम किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखना पृथक्करण के नियम को। अब क्वेश्चन पूछ लेगा कि पृथक्करण का नियम है क्या, पृथक्करण का नियम है क्या, तो आप क्या लिखोगे, आपको आपके दिमाग में ये उत्तर आना चाहिए कि यदि हम दो लक्षणों का आपस में संकरण करवाते हैं तो प्रथम पीढ़ी में हमें जो लक्षण प्राप्त होते हैं उनका स्वपरागण करवाने पर वापस वही लक्षण प्राप्त हो जाता है जो स्टार्टिंग में हमने संकरण करवाया था। इसे ही हम क्या बोलते हैं, इसे ही हम क्या बोलते हैं, पृथक्करण का नियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पृथक्करण का नियम बोलते हैं। तो यहां तक आपको बात समझ में आई होगी। पृथक्करण का नियम किसे कहेंगे कि प्रथम पीढ़ी के लक्षणों का आपस में स्वपरागण करवाने पर स्टार्टिंग के यानी शुरू के लक्षण प्राप्त होना पृथक्करण का नियम कहलाता है, और इसे ही हम क्या बोलते हैं, युग्मकों की शुद्धता का नियम बोलते हैं। बच्चा ध्यान रखना अच्छे से, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले नियम की, तीसरे नियम की। चलिए स्क्रीनशॉट आपने ले लिया, बहुत अच्छी बात है दोस्तों, बहुत अच्छी बात है। दमदार तरीके से तैयारी करो। एक एक टॉपिक मैं आपको कंप्लीट करवा रहा हूं, पूरी साइंस, चाहे वो एसएससी के लिए हो, चाहे वो एसएससी सीजीएल के लिए हो, चाहे वो सीपीओ के लिए हो, या फिर किसी भी एग्जाम के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए हो, आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मैं ये नहीं कहता कि मैं आपको 100% करवा दूंगा, लेकिन इतनी गारंटी लेता हूं कि मैं आपको 95% जो साइंस है वो कंप्लीट करवा दूंगा। 5% जो साइंस है वो आपको बुक से पढ़नी पड़ेगी और बुक से ही आपको तैयार करनी पड़ेगी। आपके पास बहुत अच्छी अच्छी बुकें हैं, मेरे को पता है, आप बहुत टैलेंटेड हो, आपके पास बुक है, उस बुक से पढ़ो। टॉपिक जो मैं टॉपिक पढ़ाता हूँ वही टॉपिक आपको पढ़ना आपकी बुक से, जिससे कि आपको अच्छे से याद हो जाए, अच्छे से आपको याद हो जाए। वैसे जो साइंस है वो आज के दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन चुका है। साइंस का जो वेटेज है वो सबसे ज़्यादा रहता है जीके के पोर्शन में, इसलिए आपको साइंस को छोड़ना नहीं है, साइंस को पढ़ना है, साइंस से डरना नहीं है। मैंने लिख रखा है ना, साइंस के रोगी यहाँ मिले। बिल्कुल, साइंस जिसको नहीं आती वो रोगी मेरे पास आके संपर्क कर सकते हैं। मैं उनको साइंस सिखाने का दावा करता हूँ, मैं उनको साइंस सिखाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। एक बार मेरी वीडियो को स्टार्टिंग से लेके अंत तक देख लो, इस वीडियो को नहीं, सभी वीडियो को स्टार्टिंग से लेके अंत तक देख लो और उनका साथ साथ में नोट्स बना लो। फिर देखना आपकी साइंस कितनी बेहतर हो जाती है, आपकी साइंस कितनी बेहतर हो जाती है। ये बात नहीं है कि कोई गर्व की बात नहीं है। मेरे कंटेंट के ऊपर मेरे को भरोसा है। मैंने कंटेंट कहाँ से तैयार किया है, कितनी बुक से तैयार किया है और किस किस को ध्यान में रखकर तैयार किया है, वो मुझे पता है, वो आपको पता नहीं है। दोस्त, किसी भी चैनल के साथ इसका आप कंपटीशन कर सकते हो। इस कंटेंट का किसी भी चैनल के साथ आप कंपटीशन कर सकते हो। सबसे ऊपर नहीं मिलेगा, लेकिन सबके बराबर जरूर मिलेगा, सबके बराबर मिलेगा, कहीं ना कहीं 1-2% ऊपर मिलेगा। इतनी गहराई से बात फ्री के अंदर कोई नहीं पढ़ाता, मैं ही पढ़ाता हूं। ये मेरे को, इस बात का मेरे को गर्व है और गर्व करना भी चाहिए, क्योंकि किसी भाई का या किसी बहन का या किसी दोस्त का फ्री के अंदर या अपना मान के किसी का सहयोग करना कोई बुरी बात नहीं होती। और दोस्त, फल मेरे को, मेहनत का फल मेरे को भगवान देगा, मेरे को फल मिलेगा मेरी मेहनत का, वो आपके थ्रू मिलेगा। अगर आप वीडियो देखोगे तो मेरी मेहनत का मेरे को फल मिलेगा, लेकिन मैं आपसे कुछ भी नहीं लूँगा, सिर्फ आपसे 2 मिनट का टाइम लेता हूँ। वो 2 मिनट का टाइम मेरे को दे दिया करो बिना किसी निस्वार्थ भाव से। चलिए आगे बात करते हैं तीसरे नियम की, और तीसरा नियम है दोस्तों स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम भी किसने प्रतिपादित किया था दोस्त? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम भी किसने प्रतिपादित किया था? मेंडल ने प्रतिपादित किया था। और दोस्तों मैं आपको एक बात लास्ट में बता दूंगा, अच्छे से आपको याद हो जाएगी, क्योंकि वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, वो मैं आपको एक नोट लिखवा के लास्ट में बता दूंगा। 3 क्वेश्चन आपको क्लियर करवाऊंगा मैं। अब बात आती है कि स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम होता क्या है। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम होता क्या है? सबसे पहली बात, जो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम होता है वो द्विसंकर संकरण पर आधारित होता है। किस संकरण पर आधारित होता है? द्विसंकर संकरण पर आधारित होता है। द्विसंकर संकरण पर आधारित होता है। द्विसंकर संकरण पर क्या होता है? आधारित होता है। द्विसंकर का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त? द्विसंकर संकरण का मतलब होता है 2 लक्षणों का अध्ययन करना, 2 लक्षणों का अध्ययन करना या फिर 2 लक्षणों की वंशागति एक साथ होना और उनका अध्ययन करना क्या कहलाता है? द्विसंकर संकरण कहलाता है। तो जो मेंडल ने ये जो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम प्रतिपादित किया था, इसमें उन्होंने 2 लक्षणों की एक साथ क्या की थी? 2 लक्षणों की एक साथ उन्होंने वंशागति की
वंशागति का अध्ययन किया था, उन्होंने स्टडी की थी दो लक्षणों की एक साथ स्टडी की थी, इसलिए इसको द्विसंकर संकरण पर आधारित क्या मानते हैं, नियम मानते हैं। अब इस नियम का मतलब क्या है, इस नियम में होता क्या है, ध्यान से देखिए। इस नियम में क्या बताया गया था कि जब दो या दो से अधिक लक्षणों की, जब दो या दो से अधिक लक्षणों की, जब दो या दो से अधिक लक्षणों की वंशागति होती है तो, वंशागति होती है तो लक्षण आपस में एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते, एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं, अर्थात लक्षणों की वंशागति स्वतंत्र रूप से होती है। किस रूप से होती है, स्वतंत्र रूप से होती है। यही इस नियम की लैंग्वेज है और इसी लैंग्वेज से आपको ये नियम समझना है, यही आपका ये नियम खत्म हो जाता है। बस इतनी सी बात आपको समझनी थी, कुछ एक दो बातें और वो मैं आपको बता दूंगा, टेंशन मत लो। सबसे पहली बात, एक नंबर बात कि ये जो नियम है ये किस संकरण के ऊपर आधारित है, तो बच्चा ध्यान रखना, द्विसंकर संकरण पर आधारित है। किसके ऊपर आधारित है, द्विसंकर संकरण के ऊपर आधारित है। दूसरी बात, इस नियम में क्या बताया था मेंडल ने, मेंडल भाई साहब ने यह बात बताई थी कि जब दो या दो से अधिक लक्षणों की वंशागति होती है, यानी जब दो या दो से अधिक लक्षण अगली पीढ़ी में जाते हैं, जब दो या दो से अधिक लक्षण अगली पीढ़ी में जाते हैं तो ये लक्षण आपस में एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते। कहने का मतलब इन लक्षणों की जो वंशागति है वो स्वतंत्र रूप से होती है, ये भी स्वतंत्र रूप से अगली पीढ़ी में चला जाता है और ये भी स्वतंत्र रूप से अगली पीढ़ी में चला जाता है। यही बात किसने कही थी, मेंडल ने कही थी अपने नियम के अंदर। किस नियम के अंदर, इस स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम के अंदर। अपव्यूहन का मतलब होता है वंशागति करना, स्वतंत्र का मतलब स्वतंत्र रूप से, यानी दो या दो से अधिक जो लक्षण होते हैं वो वंशागति करते हैं तो किस अनुसार करते हैं, बिल्कुल स्वतंत्र रूप से करते हैं। वो आपस में एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते, ये इसको प्रभावित नहीं करता, ये इसको प्रभावित नहीं करता। ये बात किसने कही थी, ये बात अब तो मैंने कही है, लेकिन आज से लगभग कई साल पहले बात है 1866 की। 1866 में ये किसने कही थी, मेंडल ने कही थी ये बात। लेकिन आज के दिन मेंडल मेरी जुबान से बोल रहा है, जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, यही बात मेंडल ने कही थी, यही बात मेंडल ने कही थी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम क्या है, तो आपको ध्यान रखना है कि जब दो या दो से अधिक लक्षणों की वंशागति हो तो वो लक्षण आपस में एक दूसरे को प्रभावित न करके स्वतंत्र रूप से अगली पीढ़ी में चले जाते हैं। यही क्या है, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है बच्चा, ध्यान रखना। चलिए आगे बात करते हैं, इससे आगे बात करते हैं। इसमें और आपको क्या ध्यान रखना है वो भी मैं आपको बता देता हूं। इसमें ये द्विसंकर वाली इंपॉर्टेंट बात है जो आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको ध्यान रखना है कि जो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम का जो प्रयोग किया था, देखिए ये जो नियम बनाया था ना, प्रत्येक नियम बनाने से पहले, प्रत्येक नियम को बनाने से पहले उसने क्या किए थे, प्रयोग किए थे। क्या किए थे, प्रयोग किए थे। और उन्हीं प्रयोगों के आधार पर क्या किया गया था, इन आनुवंशिकता के नियमों का अध्ययन, इन आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किया गया था। ये बात मैंने कल भी बताई थी आपको कि इन्हीं प्रयोगों के निष्कर्षों के आधार पर इन आनुवंशिकता के नियमों को, इन वंशागति के नियमों की क्या की गई थी, इनका प्रतिपादन किया गया था, इनकी रचना की गई थी मेंडल के द्वारा। तो इन्होंने प्रयोग किए और इन्होंने इस स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम के लिए कौन सा प्रयोग किया था, यह बात आपको ध्यान रखनी है। दोस्तों स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम को बनाने के लिए इसने प्रयोग किया और उस प्रयोग में इसने क्या किया, उस प्रयोग में मटर के पौधे को ही काम में लिया था। पौधा तो इसके पास मटर का ही था, पाइसम सेटाइवम का पौधा ही था, मटर का पौधा ही था, पौधे को नहीं बदला, पौधा वही था। लेकिन अब की बार इसने क्या किया, अब की बार इसने दो लक्षणों को एक साथ ले लिया। कितने लक्षणों को ले लिया दोस्त, दो लक्षणों को। कितने लक्षणों को, दो लक्षणों को एक साथ ले लिया। और वो दो लक्षण कौन कौन से थे दोस्तों, वो बीज से संबंधित थे। किस से संबंधित थे, बीज से संबंधित। एक तो बीज की आकृति से संबंधित था,
एक तो बीज की आकृति से संबंधित था और एक था बीज के रंग से संबंधित। यानी इसने दो लक्षण लिए थे, लिया था इसने बीज के ऊपर, मतलब प्रयोग इसने बीज के ऊपर किया था और बीज के दो लक्षणों के ऊपर इसने क्या किया था, अध्ययन किया था। कितने लक्षणों के ऊपर, दो लक्षणों के ऊपर। अब वो दो लक्षण कौन कौन से थे? पहले लक्षण का नाम था दोस्त, पहला लक्षण तो था आकृति का और दूसरा लक्षण किसका था, रंग का था। पहला लक्षण आकृति का, दूसरा लक्षण किसका था, रंग का था। आकृति कैसी कैसी ली थी? एक बीज की आकृति ले ली थी दोस्तों, कैसी, गोल। एक बीज ले लिया उसने गोल और दूसरा बीज उसने कैसा ले लिया, झुर्रीदार ले लिया। कैसा ले लिया, झुर्रीदार ले लिया। यानी एक तो बिल्कुल गोल ले लिया और एक बीज में से इस प्रकार से कटा हुआ ले लिया, झुर्रीदार। उसने रंग कैसा कैसा लिया था? उसने एक तो पीले रंग का लिया था, पीले रंग का बीज, और एक उसने लिया था हरे रंग का बीज। कैसे रंग का, हरे रंग का बीज। यानी इस प्रकार से उन्होंने क्या किया था, प्रयोग किया था। उसने दो बीज लिए, एक बीज तो गोल और पीला ले लिया और एक बीज उसने कैसा ले लिया, हरा और झुर्रीदार ले लिया। कैसा ले लिया बच्चा, हरा और झुर्रीदार ले लिया। कहने का मतलब हरा और झुर्रीदार तो एक बीज ले लिया और दूसरा बीज ले लिया गोल और पीला। दो बीज उसने लिए और इस प्रकार से उसने क्या किए, बीज लिए और उनका आपस में क्या करवाया, संकरण करवाया। उसने क्या करवाया, संकरण करवा दिया। इनको आपस में लड़वा दिया। इनकी आपस में क्या करवा दी भाई, इनके आपस में लड़ाई करवा दी। इनके आपस में लड़ाई करवाई तो इनका आपस में संकरण करवाने पर उसको क्या प्राप्त हुई बच्चा, पहली पीढ़ी प्राप्त हुई। कौन सी पीढ़ी प्राप्त हुई, पहली पीढ़ी प्राप्त हुई। यानी प्रथम पीढ़ी उसको प्राप्त हुई और प्रथम पीढ़ी के अंदर उसको कौन कौन से बीज प्राप्त हुए वो आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि मेंडल ने द्विसंकर संकरण प्रयोग किया था। भाई ये जो प्रयोग था, ये कैसा प्रयोग था, ये द्विसंकर संकरण प्रयोग था। द्विसंकर संकरण प्रयोग था। क्यों था द्विसंकर संकरण प्रयोग? क्योंकि इन्होंने दो लक्षणों को लिया था और द्विसंकर संकरण प्रयोग किसके लिए किया था? इसने इस नियम के लिए किया था। कौन से नियम के लिए? स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम के लिए इसने इस द्विसंकर संकरण प्रयोग को किया था। इसमें दो लक्षणों को ले लिया, एक तो पीला गोल बीज ले लिया, एक दूसरा ले लिया इसने हरा और झुर्रीदार बीज। जैसे ही इसको आपस में इनका क्या करवाया, संकरण करवाया, तो पहली पीढ़ी के अंदर प्रथम पीढ़ी के अंदर इसको जो बीज प्राप्त हुए थे वो सभी के सभी कैसे प्राप्त हुए दोस्तों, पीला और गोल बीज ही प्राप्त हुए। कैसे बीज प्राप्त हुए, पीले और गोल बीज प्राप्त हुए। ध्यान रखना, कैसे बीज प्राप्त हुए, पीले और गोल बीज ही उसको क्या हुए, प्राप्त हुए। ध्यान रखना अच्छे से, पीले और गोल बीज, पीले व गोल बीज उसको पहली पीढ़ी में प्राप्त हो गए। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि द्विसंकर संकरण प्रयोग में प्रथम पीढ़ी में किस प्रकार के बीज प्राप्त हुए थे, किस रंग के बीज प्राप्त हुए थे? तो ध्यान रखना, पीले रंग के। और उनकी आकृति कैसी थी, गोल थी। जितने भी इनको बीज प्राप्त हुए, इनको 4 बीज प्राप्त हुए थे पहली पीढ़ी में और वो चारों के चारों बीज कैसे थे, पीले और गोल बीज थे। कैसे बीज थे, पीले और गोल बीज थे। ध्यान रखना। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा द्विसंकर संकरण प्रयोग की प्रथम पीढ़ी में उसको कौन से बीज प्राप्त हुए? तो ध्यान रखना, पीले और गोल बीज प्राप्त हुए। कैसे बीज प्राप्त हुए, पीले और गोल बीज प्राप्त हुए। अब उसने क्या किया, इन प्रथम पीढ़ी में कितने बीज प्राप्त हो गए थे, इसको 4 बीज प्राप्त हो गए थे और उनकी आकृति गोल थी और उनके रंग कैसा था, पीला था। तो इसको 4 बीज प्राप्त हो गए इस प्रकार से, पीले और गोल। ये भी पीला गोल था, ये भी पीला गोल था, ये भी पीला गोल था, ये भी क्या था, पीला और गोल था। अब उसने क्या किया, इसकी दूसरी पीढ़ी प्राप्त की। इसने क्या किया, इसकी दूसरी पीढ़ी प्राप्त की और दूसरी पीढ़ी प्राप्त करने के लिए इन 2 बीजों का आपस में क्या करवा दिया, इसने संकरण करवा दिया। इन 2 बीजों का आपस में संकरण करवा दिया और वो संकरण हमें अब पढ़ना है। देखिए ध्यान से, जब इसने इन दोनों का आपस में संकरण करवाया, जैसे ही गोल पीले और गोल बीजों का आपस में संकरण करवाया और इसने जो दूसरी पीढ़ी प्राप्त की, दूसरी पीढ़ी के अंदर इसको कौन कौन से बीज प्राप्त हुए और कितने प्राप्त हुए, ये भी आपसे पूछ सकता है। ध्यान से समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं, अच्छे से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए दोस्तों, जैसे ही इसको दूसरी पीढ़ी प्राप्त हुई, मैं रिपीट करवा दूंगा, आपको समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है, एक बार देख लो अच्छे से। दूसरी पीढ़ी जैसे इसको प्राप्त हुई तो दूसरी पीढ़ी में इसको पीले और गोल बीज भी प्राप्त हुए, दूसरी पीढ़ी में। इसके साथ साथ
पीले और गोल के साथ साथ पीले और झुर्रीदार भी प्राप्त हुए थे। पीले व झुर्रीदार भी इसको प्राप्त हुए थे, पीले व झुर्रीदार बीज भी प्राप्त हुए। ठीक है, दूसरी पीढ़ी के अंदर पीले गोल भी प्राप्त हुए, पीले झुर्रीदार भी प्राप्त हुए, हरे गोल भी प्राप्त हुए, हरे और गोल भी प्राप्त हुए, और इसके साथ साथ दोस्तों उसको हरे झुर्रीदार भी प्राप्त हुए। कैसे प्राप्त हुए? हरे झुर्रीदार भी उसको बीज प्राप्त हुए। ध्यान रखना, उसको हरे झुर्रीदार भी प्राप्त हुए, उसको हरे गोल भी प्राप्त हुए, पीले गोल भी प्राप्त हुए और पीले झुर्रीदार भी प्राप्त हुए। अब इनकी संख्या ध्यान रखनी है आपको कि दूसरी पीढ़ी में पीले गोल बीज कितने थे? तो दोस्तों उसको 9 बीज ऐसे प्राप्त हुए जो पीले और गोल थे। कितने थे? 9 बीज। पीले झुर्रीदार कितने थे? पीले झुर्रीदार बीजों की संख्या थी 3। कितनी थी? 3 थी। और हरे गोल बीजों की संख्या भी 3 थी, और हरे झुर्रीदार बीजों की संख्या कितनी थी? 1 थी। कितनी थी? 1 थी। चलिए देखो एक बार फिर से समझ लो, इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बता दी। मेरा टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हो गया, लेकिन आपका कंप्लीट करवा देता हूँ मैं। उसने क्या किया? स्वतंत्र अपविभाजन का नियम बनाने से पहले मेंडल ने एक प्रयोग किया था, और वो प्रयोग कैसा था? द्विसंकर संकरण प्रयोग था। कैसा प्रयोग था? द्विसंकर संकरण प्रयोग था। उसने द्विसंकर संकरण प्रयोग किया तो उसने क्या किया? मटर के पौधे के 2 लक्षणों का अध्ययन किया था, क्योंकि भी द्विसंकरण का मतलब तो 2 लक्षण हो गए ना। 2 लक्षणों का अध्ययन किया था, और 2 लक्षणों में एक तो आकृति ले ली और एक ले लिया रंग। आकृति कैसी थी? गोल और झुर्रीदार की थी, और रंग कैसा था? पीला और हरा था। पीला और हरा उसका क्या था? रंग था, है ना। पीला और हरा उसका क्या था? रंग था। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, जैसे ही इन्होंने ये बीज लिए, बीज लेने के बाद इन्होंने आपस में संकरण करवाया तो इसको पहली पीढ़ी प्राप्त हुई। कैसी पीढ़ी प्राप्त हुई? पहली पीढ़ी। और पहली पीढ़ी में सभी के सभी बीज कैसे प्राप्त हो गए बच्चा? सभी के सभी बीज, जो 4 बीज इसको प्राप्त हुए थे, चारों के चारों बीज पीले और गोल ही प्राप्त हुए थे। पहली पीढ़ी में सभी के सभी जो बीज प्राप्त हुए थे वो पीले और गोल ही प्राप्त हुए। फिर क्या हुआ? इसने दूसरी पीढ़ी प्राप्त की, और दूसरी पीढ़ी कैसे प्राप्त की? ये जो 4 बीज प्राप्त हुए थे ना, इन्हीं 4 बीजों में से उन्होंने 2 बीज ले लिए और 2 बीजों का आपस में संकरण करवा दिया। 2 बीजों का आपस में संकरण करवा के इसने कौन सी पीढ़ी प्राप्त कर ली बच्चा? दूसरी पीढ़ी प्राप्त कर ली। बाबू ध्यान रखना। और दूसरी पीढ़ी के अंदर इसको कौन कौन से बीज प्राप्त हुए थे? दूसरी पीढ़ी में इसको पीले गोल भी प्राप्त हुए थे, हरे गोल भी प्राप्त हुए थे, पीले झुर्रीदार भी प्राप्त हुए थे, और हरे झुर्रीदार भी प्राप्त हुए थे। पीले गोल 9 बीज थे, पीले झुर्रीदार 3 बीज थे, और हरे गोल कितने थे? 3, और हरे झुर्रीदार कितने थे? 1 थे। कितने थे? 1 थे। 1 था हरा झुर्रीदार। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, क्वेश्चन पूछेगा कि द्विसंकर संकरण प्रयोग की F2 पीढ़ी में मेंडल को पीले गोल बीज कितने प्राप्त हुए थे? तो आपको संख्या ध्यान रखनी है, 9 प्राप्त हुए थे। कितने प्राप्त हुए थे? 9। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। यहां इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, बहुत अच्छी बात है। अब हम बात करते हैं इससे आगे। अगली बात इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको ध्यान रखनी है, यहां से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा दोस्त। मैं कुछ आपको नोट में बात लिखवा रहा हूं जो आपको आपके दिमाग में फीड करनी पड़ेगी। आपके दिमाग में, खुद के दिमाग में इसको सेव कर लो और हमेशा के लिए सेव कर लो। कभी भी इसको डिलीट मत होने देना, कभी भी इसको डिलीट मत होने देना। इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं, और नोट में बात मैं आपको बता रहा हूं। नोट वेरी इंपॉर्टेंट नोट है आपकी जिंदगी के लिए। ये नोट आपकी जिंदगी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। कैसे? पहली बात, एक संकर संकरण पर आधारित नियम, यानी क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि मेंडल के कौन कौन से नियम एक संकर संकरण पर आधारित थे। तो दोस्तों ध्यान रखना, जो मेंडल था उसके 2 नियम, मेंडल के 2 नियम एक संकर संकरण पर आधारित थे। और कौन कौन से थे दोस्तों? 2 नियम थे, और वो 2 नियम कौन कौन से थे? पहले नियम का नाम है प्रभाविता का नियम। कौन सा नियम? प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का जो नियम था, जो प्रथम नियम था, वो किसके ऊपर आधारित था? एक संकर संकरण प्रयोग पर आधारित था। दूसरा जो हमने पढ़ा था पृथक्करण का नियम, पृथक्करण या फिर शुद्धता का नियम, पृथक्करण या फिर युग्मकों की शुद्धता का नियम, युग्मकों की
युग्मकों की शुद्धता का जो नियम हमने पढ़ा था, युग्मकों की शुद्धता का नियम, वो भी किसके ऊपर आधारित था दोस्तों? वो भी किसके ऊपर आधारित था? एक संकर संकरण पर आधारित था। किसके ऊपर आधारित था? एक संकर संकरण पर आधारित था। तो क्वेश्चन पूछेगा प्रभाविता का नियम किस संकरण पर आधारित था? तो एक संकर संकरण पर। पृथक्करण का नियम किस संकरण पर आधारित था? तो एक संकर संकरण पर। 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, बहुत अच्छी बात है। अब आपसे पूछ सकता है कि एक संकर संकरण का लक्षण प्रारूप क्या था? एक संकर संकरण प्रयोग का लक्षण प्रारूप क्या था? लक्षण प्रारूप का मतलब होता है बाबू फिनोटाइप क्या था, इसका फिनोटाइप का अनुपात। फिनोटाइप का अनुपात क्या था? फिनोटाइप का अनुपात आपसे पूछ सकता है किस नियम के अंदर, किस प्रयोग के अंदर? एक संकर संकरण प्रयोग में। एक संकर संकरण प्रयोग में लक्षण प्रारूप या फिर फिनोटाइप का अनुपात क्या था? तो लक्षण प्रारूप या फिर फिनोटाइप का जो अनुपात था वो था दोस्त 3:1। क्या था? 3:1। किसके अंदर? एक संकर संकरण प्रयोग में। ये तो था फिनोटाइप। अब बात करते हैं जीन प्रारूप की। जीन प्रारूप की। जीन प्रारूप का मतलब होता है जीनोटाइप। जीन प्रारूप का मतलब क्या होता है? जीनोटाइप। तो जीनोटाइप का अनुपात भी आपसे पूछ सकता है। जीनोटाइप का अनुपात क्या था? किस नियम में दोस्तों? जीनोटाइप का अनुपात किस नियम में पूछा है? किस संकरण में पूछा है? एक संकरण में पूछा है आपको। तो एक संकरण में जो जीनोटाइप था वो था 1:2:1। ये आपको याद ही रखने पड़ेंगे। इनका कोई और मतलब इसका सॉल्यूशन नहीं है। इसी प्रकार से आपको याद रखने पड़ेंगे, तभी आपको याद होंगे ये। फिनोटाइप 3:1, जीनोटाइप 1:2:1। किस नियम की बात की है? किस प्रयोग की बात की है? एक संकर संकरण प्रयोग की हमने बात की है। यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। बिल्कुल हो गया साहब। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, अगली बात करते हैं। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। बिल्कुल आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हम बढ़ते हैं आगे। चलिए अब हम बात करते हैं किसकी? द्विसंकर संकरण की। हम बात किसकी करते हैं? द्विसंकर संकरण की बात करते हैं। देखिए ध्यान से बात करते हैं द्विसंकर संकरण की। देखिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है? 2 नंबर नोट में पॉइंट है द्विसंकर संकरण पर आधारित नियम कितने थे? एक था। कितने नियम थे? एक नियम ऐसा था मेंडल का, टोटल 3 नियम थे। 3 में से 2 तो थे एक संकर पर और एक था द्विसंकर पर। द्विसंकर पर कौन सा था दोस्तों? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। कौन सा नियम? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ये जो नियम था दोस्त, ये नियम किसके ऊपर आधारित था? ये नियम था हमारे द्विसंकर पर आधारित। किसके ऊपर आधारित था? द्विसंकर पर आधारित था। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा द्विसंकर संकरण प्रयोग का लक्षण प्रारूप बताइए या फिर इसका फिनोटाइप का अनुपात बताइए। तो ध्यान रखना मेरे प्यारे दोस्तों कि जो द्विसंकर संकरण प्रयोग है इसमें लक्षण प्रारूप या फिर फिनोटाइप का अनुपात क्या था? 9:3:1। बोल के देखो बच्चों एक बार, एक मेरे साथ। 9:3:1। 93:31 कितने थे? 93:31। ध्यान रखना 93:31। 9:3:1 ये आंकड़ा आपको ध्यान रखना है। किसका आंकड़ा है? फिनोटाइप के अनुपात का या फिर लक्षण प्रारूप का है। किस प्रयोग के लिए? द्विसंकर संकरण प्रयोग के लिए। अब बात करते हैं द्विसंकर संकरण प्रयोग में जीन प्रारूप कौन सा प्राप्त हुआ था? जीन प्रारूप का मतलब जीनोटाइप का अनुपात क्या था? जीनोटाइप का अनुपात क्या था? वो अनुपात भी आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों वो अनुपात था 122 412 121। ये आपको ये मोबाइल नंबर याद रखने हैं। ये मान लो ये मेंडल के मोबाइल नंबर है। किसके मोबाइल नंबर हैं? मेंडल भाई साहब की मोबाइल नंबर है। ये मेंडल भाई साहब के मोबाइल नंबर हैं और ये इसके एसटीडी कोड हैं। ये क्या है? इसके एसटीडी कोड हैं। ये तो इसके एसटीडी के कोड हैं और ये इसके क्या है? मोबाइल नंबर है। मोबाइल नंबर क्या है? 122 412 121। 122 412 121। ये क्या था? ये जीनोटाइप का अनुपात था। किसका? द्विसंकर संकरण प्रयोग का। किसका था? द्विसंकर संकरण प्रयोग का था। ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछेंगे आपके एग्जाम के अंदर, डायरेक्ट आपके एग्जाम के अंदर पूछेंगे और आप गलत करके आओगे। लेकिन अब आपको गलत नहीं करना है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम
आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट की चर्चा करते हैं। चलिए, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया। अब हम बात करते हैं इससे आगे अगले टॉपिक की। अगला टॉपिक देखिए, हमने मेंडल के नियम पढ़ लिए, बिल्कुल पढ़ लिए साहब। मेंडल के 3 नियम थे, तीनों के तीनों नियम हमने पढ़ लिए, अच्छे तरीके से पढ़ लिए, पूरे दमदार तरीके से हमने पढ़ लिए। अब देखिए दोस्तों, कोई भी काम करता है, कोई व्यक्ति कोई काम करता है तो उसके अंदर कोई ना कोई गलती रह ही जाती है, और गलती न रहती है तो भी लोग उसकी गलती निकाल देते हैं। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, मैं मेरी तरफ से बहुत मेहनत कर रहा हूँ, मेरा सर घूमने लगता है जब मैं बोलता हूँ, पूरी जी जान लगाता हूँ आपके सामने, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग मेरे को क्या है, स्वार्थी समझेंगे, बहुत सारे लोग मेरे को गलत समझेंगे, बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि ये ऐसे ही बक रहा है, इसको कुछ नहीं आता। बहुत सारे लोग होते हैं दोस्त ऐसे, बहुत सारे लोग अच्छे भी होते हैं और बहुत सारे लोग बुरे भी होते हैं। लेकिन दोस्तों यही बात यहाँ पर लागू होती है। मेंडल ने जो नियम बनाए थे, तो मेंडल के नियम के कुछ अपवाद भी हैं, यानी मेंडल ने कुछ बात ऐसी बताई थी जो गलत साबित हो गई थी। मेंडल ने कुछ बात ऐसी बताई थी जो क्या हो गई थी, गलत साबित हो गई थी, और वही टॉपिक हमें पढ़ना है। अगला जो टॉपिक है वो क्या है, मेंडल के नियमों के अपवाद। मेंडल के नियमों के अपवाद, हमें मेंडल के नियमों के अपवाद पढ़ने हैं। क्या पढ़ना है, मेंडल के नियमों के अपवाद पढ़ने हैं। कितने अपवाद थे इसके, 2 अपवाद थे। कितने अपवाद थे दोस्तों, 2 अपवाद थे, ध्यान रखना। कितने थे, 2 अपवाद थे, और वो 2 अपवाद कौन कौन से थे वो समझना है दोस्तों, ध्यान रखना। एक अपवाद था अपूर्ण प्रभाविता का, एक जो अपवाद था वो अपूर्ण प्रभाविता का अपवाद था। कहने का मतलब उसने जो प्रभाविता का नियम था उसमें एक गलती उसने कर दी थी। प्रभाविता का जो नियम उसने दिया था, उस नियम के अंदर उसने क्या कर दी थी, एक गलती कर दी थी, और उसी गलती को किसी व्यक्ति ने पकड़ लिया, और वही गलती हमारी बुक में छप गई जो हमें पढ़नी है। कौन सी गलती उसने की थी, और उस गलती को क्या नाम दे दिया गया, उस गलती को नाम दे दिया गया अपूर्ण प्रभाविता। क्या नाम दे दिया गया, अपूर्ण प्रभाविता नाम दे दिया गया। देखो ध्यान से देखो, एक बेटसन, ध्यान से समझना, एक व्यक्ति था जिसका नाम था दोस्तों कोरेंस, बेटसन नहीं कोरेंस। एक व्यक्ति था जिसका नाम था कोरेंस। कोरेंस नाम का एक व्यक्ति था, एक वैज्ञानिक था कोरेंस नाम का। कोरेंस नाम के व्यक्ति ने एक पौधा लिया। पौधा किसका लिया, गुलबास। गुलबास, या फिर इसी गुलबास का दूसरा नाम है मिरेबिलस। क्या नाम है, मिरेबिलस। मिरेबिलस, मैंने क्या बताया, कोरेंस नाम का एक व्यक्ति था, एक वैज्ञानिक था, उसने गुलबास या फिर मिरेबिलस जलापा नाम का पौधा है, और इसी पौधे को बोलते हैं फोर ओक्लोक प्लांट। क्या बोलते हैं इसको, 4 ओक्लोक प्लांट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा, इसी गुलबास के पौधे को 4 ओक्लोक प्लांट भी बोलते हैं, और इसी गुलबास मिरेबिलस जलापा या फिर 4 ओक्लोक प्लांट के ऊपर कोरेंस ने क्या किया, प्रयोग किया। क्या किया दोस्तों, प्रयोग किया। और इसने प्रयोग किया किसके ऊपर, इस 4 ओक्लोक पौधे के पुष्प के ऊपर। किसके ऊपर, फूल के ऊपर किया था। किसके ऊपर किया था, फूल के ऊपर किया था। तो क्वेश्चन आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि कोरेंस नाम के व्यक्ति ने या कोरेंस नाम के वैज्ञानिक ने प्रभाविता के नियम का खंडन करने के लिए, मेंडल के प्रभाविता के नियम का खंडन करने के लिए, यानी उसको गलत साबित करने के लिए कोरेंस नाम के व्यक्ति ने किस पौधे के पुष्प के ऊपर प्रयोग किए थे। तो ध्यान रखना, गुलबास मिरेबिलस जलापा या फिर 4 ओक्लोक प्लांट के ऊपर, प्लांट के पुष्प के ऊपर क्या किए थे, प्रयोग किए थे। और दोस्तों इसने क्या किया, इस गुलबास या फिर 4 ओक्लोक पौधे का पुष्प लिया, और पुष्प के अंदर इसने 2 प्रकार के फूल ले लिए। कैसे प्रकार के फूल ले लिए, 2 प्रकार के। एक तो ले लिया लाल फूल। कैसा फूल ले लिया, लाल फूल ले लिया। एक तो लाल फूल ले लिया, और दूसरा ले लिया दोस्तों सफ़ेद फूल। कैसा फूल ले लिया, सफ़ेद फूल ले लिया। किसने, कोरेंस नाम के व्यक्ति ने। और इन दोनों पुष्पों का आपस में क्या करवा दिया, संकरण करवा दिया। क्या करवा दिया भाई, इनका आपस में संकरण करवा दिया बाबू, ध्यान रखना। और जैसे ही इन्होंने संकरण करवाया इन
पुष्पों का, इन पुष्पों का आपस में संकरण करवाया, आपस में इनकी लड़ाई करवाने के बाद, संकरण करवाने के बाद इसको जो लक्षण प्रारूप प्राप्त हुआ, इसको जो लक्षण प्रारूप प्राप्त हुआ था वो कैसा प्राप्त हुआ था? इसको जो लक्षण प्रारूप प्राप्त हुआ था, इस कोरेंस नाम के व्यक्ति को, वो कैसा प्राप्त हुआ था? वो प्राप्त हुआ था 1:2:1। कैसा प्राप्त हुआ था? 1:2:1 प्राप्त हुआ था। यानी कहने का मतलब फिनोटाइप क्या प्राप्त हुआ था? फिनोटाइप का अनुपात इसको कैसा प्राप्त हुआ? 1:2:1 प्राप्त हुआ था। लेकिन मेंडल को इस प्रभाविता के नियम में जो जीनोटाइप प्राप्त हुआ था वो कैसा प्राप्त हुआ था? 3:1 प्राप्त हुआ था। कैसा प्राप्त हुआ था? 3:1 प्राप्त हुआ था। तो इस कोरेंस नाम के व्यक्ति ने इसी मेंडल की बातों का मतलब चर्चा करते हुए, इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए इन्होंने आपस में संकरण करवा दिया। लेकिन इसने तो बताया कि जो लक्षण प्रारूप जो प्राप्त होता है, जो फिनोटाइप प्राप्त होता है वो 3:1 प्राप्त होता है। लेकिन कोरेंस ने ये गलत साबित करके दिखा दिया कि भी 3:1 प्राप्त होता है। इसने ये कहा कि 3:1 प्राप्त नहीं होता, यहां पर तो क्या प्राप्त होता है? 1:2:1 प्राप्त होता है ना। तो ध्यान रखना, ये इसकी गलती पकड़ी थी किसने? कोरेंस नाम के व्यक्ति ने। और दोस्तों इसको लक्षण प्रारूप तो ये प्राप्त हुआ, और इसको जो जीनोटाइप प्राप्त हुआ था, जीन प्रारूप, जीनोटाइप का मतलब जीन प्रारूप या फिर जो जीनोटाइप प्राप्त हुआ था वो क्या प्राप्त हुआ था? इसको जीनोटाइप भी वही प्राप्त हुआ जो किसको प्राप्त हुआ था? किसको प्राप्त हुआ था? मेंडल को प्राप्त हुआ था। कहने का मतलब इस कोरेंस को लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप दोनों ही क्या प्राप्त हुए थे? समान प्राप्त हुए थे। लेकिन इसको दोनों अलग अलग प्राप्त हुए थे। और यही गलती किसने पकड़ी थी? यही गलती कोरेंस नाम के व्यक्ति ने पकड़ी थी। किसने पकड़ी थी? कोरेंस नाम के व्यक्ति ने पकड़ी थी। और इसी गलती को क्या नाम दे दिया गया? अपूर्ण प्रभाविता नाम दे दिया गया। क्या नाम दे दिया गया? अपूर्ण प्रभाविता नाम दे दिया गया। क्या नाम दिया गया? अपूर्ण प्रभाविता। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि प्रभाविता के नियम का अपवाद क्या है? ऑप्शन में आपको दे देंगे, 4 ऑप्शन दे देंगे। उसमें आपको एक ऑप्शन मिलेगा अपूर्ण प्रभाविता, एक ऑप्शन मिलेगा पूर्ण प्रभाविता, है ना, एक ऑप्शन दे देगा परिपूर्ण प्रभाविता। तो आपको ध्यान रखना है कौन सी प्रभाविता नाम दिया गया था? अपूर्ण प्रभाविता नाम दिया गया था इस गलती को, मेंडल की गलती को। यही इसका क्या था? एक अपवाद था। ये तो पहला अपवाद था किस नियम का? प्रभाविता के नियम का। ये किसका था? प्रभाविता के नियम का था। अब दोस्तों एक गलती और की थी इसने, और वो किसके अंदर की थी? वो गलती की थी इसने स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम के अंदर। कहां पर की थी? स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम के अंदर इसने गलती की थी। और वही गलती हमें और पकड़नी है, वो गलती और पकड़नी है। और उस गलती को नाम क्या दिया गया था? उस गलती को नाम दिया गया था सहलग्नता। क्या नाम दिया गया था? सहलग्नता नाम दिया गया था। सहलग्नता या फिर लिंकेज नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? लिंकेज नाम दिया गया। किसकी गलती को? मेंडल की गलती को। किस नियम की गलती को? दोस्तों स्वतंत्र अपव्यूहन की गलती को। स्वतंत्र अपव्यूहन की गलती को। स्वतंत्र अपव्यूहन का अपवाद। गलती का मतलब अपवाद, यानी कहने का मतलब स्वतंत्र अपव्यूहन का अपवाद क्या है? सहलग्नता। क्या है? सहलग्नता इसका अपवाद है। अब कैसे है वो समझो। देखो दोस्तों, एक व्यक्ति था मेंडल। इस मेंडल ने क्या कहा था? इस मेंडल ने अपने स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम के अंदर ये बात बताई थी, सभी के सामने ये बात बताई थी कि मान लो ये गुणसूत्र है, कोई भी, ये क्या है? गुणसूत्र है ना, ये गुणसूत्र है। और इस गुणसूत्र के ऊपर क्या पाए जाते हैं? कारक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? कारक। ये क्या है? कारक। और कारक को ही क्या कहा जाता है? जीन कहा जाता है। और कारक को जीन नाम किसने दिया था? जोहानसन ने दिया था। ये मैंने आपको पीछे बताई थी। किसने दिया था? जोहानसन ने दिया था। तो देखो मेंडल ने क्या कहा अपने स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम के अंदर? इसने कहा कि ये गुणसूत्र है, गुणसूत्र के ऊपर कारक पाए जाते हैं जोड़े के रूप में। कारक यानी जीन पाए जाते हैं किसके रूप में? जोड़े के रूप में। और जब ये गुणसूत्र अगली पीढ़ी में जाता है, किस पीढ़ी में जाता है? अगली पीढ़ी में जाता है। ये अगली पीढ़ी में जाता है। अब गुणसूत्र हमारे एक थोड़ी होता है, हमारे तो गुणसूत्र 46 होते हैं। कितने होते हैं? 46 गुणसूत्र। अब 46 के 46 गुणसूत्र हमारी अगली पीढ़ी में जाते हैं। कहां पर जाते हैं? अगली पीढ़ी में जाते हैं।
तो इस मेंडल भाई साहब ने ये कहा कि जब हमारे गुणसूत्र अगली पीढ़ी में जाते हैं तो इसके ऊपर पाए जाने वाले जो कारक है ना वो एक दूसरे के ऊपर कहीं भी जा सकते हैं। यानी ये गुणसूत्र है ना, ये जीन है, ये जीन इस गुणसूत्र के ऊपर भी जा सकता है, ये इसके ऊपर जा सकता है, ये उसके ऊपर जा सकता है, ये किसी तीसरे के ऊपर जा सकता है। कहने का मतलब ये स्वतंत्र होते हैं, बिल्कुल किसी के साथ भी जा सकते हैं। ये क्या होते हैं, बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं, किसी के साथ भी जा सकते हैं, किसी के साथ भी जा सकते हैं। ये बात किसने कही थी, मेंडल ने कही थी, और हमने ये बात मान भी ली। लेकिन दोस्तों इस मेंडल की बात का खंडन करने के लिए दो वैज्ञानिक आए, और उन दो वैज्ञानिकों का आपको ध्यान रखना है। उन दो वैज्ञानिकों का आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। मेंडल ने क्या कहा था, मेंडल ने यह कहा था कि जो जीन होते हैं वो गुणसूत्रों के ऊपर पाए जाते हैं जोड़े के रूप में, और वो जब अगली पीढ़ी में जाते हैं तो वो किसी भी गुणसूत्र के साथ स्वतंत्र रूप से अगली पीढ़ी में जा सकते हैं, किसी के साथ भी। उसने क्या कहा, किसी के साथ भी जा सकता है, किसी के साथ भी, जरूरी नहीं है कि इसके साथ जाएगा, वो किसी के साथ भी जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों दो व्यक्ति आए मेंडल की बात का खंडन करने के लिए, मेंडल की बात का खंडन करने के लिए दो व्यक्ति आए। एक व्यक्ति का नाम था बेटसन, क्या नाम था, बेटसन, और दूसरे व्यक्ति का नाम था पुन्नेट। क्या नाम था, पुन्नेट नाम था। बेटसन और पुन्नेट नाम के दो व्यक्ति आए, और इन व्यक्तियों ने क्या किया, इन व्यक्तियों ने इस मेंडल की बात का खंडन किया। बेटसन और पुन्नेट ने क्या बताया, बेटसन और पुन्नेट ने यह बताया कि जो गुणसूत्र होता है, गुणसूत्र के ऊपर क्या पाए जाते हैं, जीन पाए जाते हैं, किसके रूप में, जोड़े के रूप में। और ये बात तो किसने बताई थी, ये बात तो मेंडल ने भी बताई थी कि गुणसूत्र के ऊपर क्या पाए जाते हैं, जीन पाए जाते हैं, किसके रूप में पाए जाते हैं, जोड़े के रूप में। लेकिन मेंडल ने इससे आगे कुछ अलग बताया। इसने ये बताया कि जब ये गुणसूत्र अगली पीढ़ी में जाएगा तो ये जो जीन होते हैं ये किसी भी गुणसूत्र के साथ अगली पीढ़ी में जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों बेटसन और पुन्नेट ने यह कहा कि ये जो जीन होते हैं, ये जीन गुणसूत्र के ऊपर, गुणसूत्र के साथ में क्या होते हैं, गुणसूत्र के साथ में सहलग्न होते हैं। क्या होते हैं, सहलग्न होते हैं। सहलग्न का मतलब साथ साथ होते हैं। कैसे होते हैं, साथ साथ होते हैं, साथ साथ होते हैं। ये बात किसने बताई, ये बात बेटसन और पुन्नेट ने बताई। ये बात किसने नहीं बताई थी, ये सहलग्न वाली बात मेंडल ने नहीं बताई थी, ये सहलग्न वाली बात बेटसन और पुन्नेट ने बताई। इन्होंने ये बताया कि ये जो जीन होते हैं ये पाए तो जाते हैं जोड़े के रूप में, लेकिन ये सहलग्न होते हैं किसके साथ, इस गुणसूत्र के साथ। यानी जैसे जैसे ये गुणसूत्र जाएगा वैसे वैसे इसी के साथ साथ ये जाएंगे। ये अलग अलग नहीं जा सकते, ये स्वतंत्र स्वतंत्र नहीं जा सकते, ये इस गुणसूत्र के साथ ही अगली पीढ़ी में जाएंगे। ये किसी दूसरे गुणसूत्र के ऊपर बैठ के अगली पीढ़ी में नहीं जा सकते। ये बात किसने बताई, ये बात बेटसन और पुन्नेट ने बताई। और यही गलती किसने की थी, मेंडल ने की थी। उस गलती को किसने सुधार दिया, उस गलती को बेटसन और पुन्नेट ने सुधार दिया। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि सहलग्नता का जो नियम दिया था, जो लिंकेज का नियम दिया था, वो किसने दिया था, बेटसन और पुन्नेट ने दिया था। किसने दिया था, बेटसन और पुन्नेट ने दिया था। क्वेश्चन पूछ सकता है बेटसन और पुन्नेट ने किसके नियम का खंडन किया, मेंडल के नियम का खंडन किया। कौन से नियम का खंडन किया, स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम का खंडन किया। किस नियम के साथ किया, सहलग्नता या फिर लिंकेज नियम के साथ किया। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है, इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, कमेंट कर दीजिए। बस इतना ही मैं आपसे चाहूँगा। मैंने लगभग आपको 40 से 45 मिनट पढ़ाया है। अब 40 से 45 मिनट के बदले मैं सिर्फ आपसे 2 मिनट चाहता हूँ, और 2 मिनट आप अपने दोस्तों तक ये इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। अपने व्हाट्सएप स्टेटस के ऊपर इसको लगा लीजिए, अपने फेसबुक पेज के ऊपर इसको लगा लीजिए, फेसबुक आईडी के ऊपर इसको क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, ऐसा मत करो दोस्त, किसी के साथ इतना बुरा मत करो। आप वीडियो देख लेते हो लेकिन वीडियो को शेयर नहीं करते, ये गलत बात है। ऊपर भगवान देख रहा है, ऊपर भगवान आपको देख रहा है, माफ नहीं करेगा आपको। ज्ञान आपको मिलेगा लेकिन वो ज्ञान वहां काम नहीं आएगा जहां आपको सबसे ज्यादा जरूरी होगी। आपने सुनी होगी उसकी जो कर्ण था ना, कर्ण, दानवीर कर्ण, दानवीर कर्ण को एक श्राप दिया गया था उसके गुरु के द्वारा। श्राप क्यों दिया गया था, क्योंकि वो क्षत्रिय था लेकिन वो ब्राह्मण बन के और ब्राह्मण
गुरु के पास उन्होंने क्या ली थी, शिक्षा ली थी। और फिर उस गुरु को ये पता चला कि ये ब्राह्मण नहीं है, ये तो क्षत्रिय है, ये तो क्या है, क्षत्रिय है। इसलिए उस ब्राह्मण ने उस कर्ण को क्या दिया था, श्राप दिया था। और उसने वो श्राप दिया था, उसने क्या श्राप दिया था, उसने दिया कि जब तेरे को मेरे ज्ञान की सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी तब मेरा ज्ञान आपको काम नहीं आएगा। और वही हुआ, जब अर्जुन के साथ कर्ण का युद्ध हुआ तब उसको सबसे ज्यादा जरूरत थी किसकी, सबसे ज्यादा जरूरत थी उस ज्ञान की, उस ब्रह्मास्त्र की, जो उसके काम नहीं आया, जो उसके काम नहीं आया। और क्या हो गया, कर्ण का वध हो गया। वैसे ही मैं आपको बोल रहा हूं, अगर आप मेरे साथ गुस्ताखी करोगे, अगर मेरे वीडियो को शेयर नहीं करोगे, तो आपको मेरा दिया हुआ ज्ञान वहां काम नहीं आएगा जहां आपको सबसे ज्यादा जरूरत होगी। और सबसे ज्यादा जरूरत आपको कहां पड़ेगी, जब आप एग्जाम हॉल में बैठे होगे ना, तब आपको जरूरत पड़ेगी, तब मेरा ज्ञान आपको काम आने वाला नहीं है। जब तक आप शेयर नहीं करोगे, तो आपको शेयर करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, इसका कोई इलाज नहीं है। बस सहयोग करना है, वीडियो अच्छा सा देखना है। पूरा कोर्स मैं आपको करवाऊंगा, बिल्कुल फ्री में करवाऊंगा, पूरे जोर और शोर और जानदार तरीके से करवाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। आज की इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू सभी को, थैंक यू, बाय बाय।